हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर द गेस्ट पेपर M1 R4 एंड M2 R4। ठीक है, मैंने आपके साथ रिवीजन R4 के गेस्ट पेपर शेयर किए थे। जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये गेस्ट पेपर नहीं है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से रिवीजन R4 वाले स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। उनका सॉल्यूशंस मैं आज करवा रही हूँ। ठीक है, आज M1 R4 और M2 R4 का यहाँ पे सोल्यूशन है और कल की वीडियो में आपको M3 और M4 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पार्ट 1 के जो आंसर्स है वो डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में आपको एक बार ऊपर से बता दूंगी कि किस टाइप से आपको इसके अंदर आंसर लिख के आने हैं। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और कम टाइम में हम दोनों पेपर्स के आंसर्स को डिस्कस कर लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है अभी तक, जो आपको मैंने पेपर्स दिए थे आपने सॉल्व किए हैं, कोई आंसर लगता है आपको कि गलत है, तो आप बता सकते हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप रिवीजन R5 के स्टूडेंट हो तो मैराथन क्लास चल रही है, M1 R5 और M2 R5 की डल चुकी है, आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो। कल हम पाइथन की क्लास लेके आएंगे और परसों IoT की मैराथन क्लास आएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.1 के साथ। अ स्मार्ट टर्मिनल इज़ वन विच। स्मार्ट टर्मिनल कौन से होते हैं बताओ? लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, हैज़ इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मस्ट कन्वर्ट इनपुट ऑन द CRT स्क्रीन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्मार्ट टर्मिनल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैज़ इनबिल्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। अगर आपके टर्मिनल के अंदर कुछ डिस्प्ले कैपेबिलिटीज़ है, लाइक किस तरीके से वो डिस्प्ले करेगा, उसमें कुछ ऐसे लॉजिक्स लगे हैं जिसका इस्तेमाल करके वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस रिएक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं स्मार्ट टर्मिनल। ठीक है, और अगर आपके टर्मिनल में कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो उसे बोलेंगे डम्ब टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एम्बेडेड। ठीक है, इनमें से किसको आप एम्बेड कर सकते हो? तो देखो, वेब पेज को कर सकते हो, ऑडियो क्लिप को कर सकते हो और वीडियो क्लिप को भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज 1.3, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स। लिनक्स आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सब लोग जानते हो कि आपका जो लिनक्स है ये आपका ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल है, इसका सोर्स कोड, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉप कैप अप्लाइड टू। ड्रॉप कैप आपकी क्या होती है? एक फैसिलिटी होती है, इसे आप किस पे अप्लाई करते हो? कैरेक्टर्स पे, सेंटेंस पे, वर्ड पे या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसे अप्लाई करते हैं वर्ड पे। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो भी आपका पैराग्राफ है उसका पहला जो कैरेक्टर होता है वो इस तरीके से लिखा होता है, बड़ा, ऑल द मेंबर, सपोज ऐसा कोई आपका पैराग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ए है ना, इसको यहाँ पे हमने ड्रॉप कैप के थ्रू चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर करेक्टर को आप करना चाहते हो आप कर सकते हो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल। तो ड्रॉप कैप आपका वर्ड पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर वुड यू यूज़ टू टीच द स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर क्लास। अगर आपको अपने स्कूल में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर क्लास कंडक्ट करवानी है और बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? स्प्रेडशीट का, डेटाबेस का, वर्ड प्रोसेसिंग का या फिर पावर पॉइंट का? ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे पावर पॉइंट का, बिकॉज इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंटेशन बनती है और स्लाइड्स का इस्तेमाल करके आप इजीली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। इसमें और क्या होता है, आप ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो और ऑडियो वीडियो क्लिप्स को भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में? ठीक है, आप जानते हो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, जैसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, 1 और 0 पे बेस्ड होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो कंपाइलर का, असेंबलर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर एडिटर का। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर का, नहीं करते, असेंबलर का करते हैं। ठीक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और अगर आपसे पूछ ले कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में तो इसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड द लेटर टू मेनी रेसिपिएंट्स इन अ MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड में एक लेटर को बहुत सारे रेसिपिएंट मतलब रिसीवर्स को भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे? व्हाट इफ का इस्तेमाल करोगे, मेल मर्ज का, गोल सीकिंग का या फिर सॉर्टिंग का? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मेल मर्ज का। Using MS PowerPoint, which layout will you use to display hierarchies of employees in your country? अगर आपको hierarchy of employee दिखानी है कंट्री के अंदर तो आप किस पर्टिकुलर PowerPoint के लेआउट का इस्तेमाल करोगे? ठीक है, चार्ट का, टेबल का, 2 कॉलम टेक्स्ट का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का? तो हम करेंगे इसके लिए चार्ट का इस्तेमाल। ठीक है, अगर आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ लाइक जैसे कि आपका बॉस है, ठीक है, इसके अंडर 2 हैं आपके मैनेजर, फिर इन मैनेजर्स के अंदर फर्दर क्या है आपके एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग। तो इस तरीके से जो आपका हायरार्की चार्ट बनेगा एम्प्लॉयज़ का, ये आप बनाओगे चार्ट्स की हेल्प से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज SQL स्टैंड्स फॉर। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, शॉर्टेस्ट क्वेरी लैंग्वेज या फिर आपकी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपकी एक लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप डेटाबेस से रिजल्ट्स को रिट्रीव कर सकते हो। आप इससे क्वेरी करते हो और अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट डेटाबेस से निकाल लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द सेल एड्रेस $A4 विद इन अ फॉर्मूला इन एक्सेल मीन्स इट इज़ अ। तो यहाँ पे आपको $A4 का रिप्रेजेंटेशन बताना है। इसकी सेल रेफरेंस क्या होगी? मिक्स्ड होगी, एब्सोल्यूट होगी या फिर रिलेटिव सेल रेफरेंस होगी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस होती क्या है। ठीक है, आप जानते हो कि सेल आपकी सेल एड्रेस 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव या फिर मिक्स्ड। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है, आप सिंपली लिख दोगे A और 4 और ये एड्रेस बार बार चेंज होगा। जैसे ही आपने मान लो इस एड्रेस को कॉपी किया और कहीं पर पेस्ट किया तो वो कुछ और बन जाएगा। ये रिलेटिव है, ये चेंज होता रहता है। ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। और अगर बात करूँ एब्सोल्यूट की तो मतलब ये सेल रेफरेंस फिक्स्ड रहेगा, ये हमेशा उसी ही सेल को रिप्रेजेंट करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $A$4 के साथ इसे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, रो और कॉलम दोनों के आगे आपको डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करना है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। याद रखना डॉलर का इस्तेमाल विद बोथ, आपका जो आपका रो का रेफरेंस है वो भी और जो कॉलम का रेफरेंस है उन दोनों के साथ। आप जानते हो जो आपके लेटर्स होते हैं, लेटर्स जो होते हैं ये आपके कॉलम को दिखाते हैं और जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स ये आपके रो को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स के लिए है, कॉलम्स के लेटर और नंबर आपकी रो के लिए। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ था $A4, तो ना तो ये एब्सोल्यूट है ना ये रिलेटिव है, ये क्या है? इनका कॉम्बिनेशन है, इसे बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डॉलर है ना वो या तो होगा आपके कॉलम रेफरेंस के साथ या फिर होगा आपके रो रेफरेंस के साथ। जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको ऐसे $4, ये दोनों ही क्या है आपके मिक्स्ड के अंदर आएंगे। क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस। अब मैं मान लो आपको बताती हूँ, अगर देखो यहाँ पे है $A4, जो ये है इसमें क्या हो रहा है, जो आपका कॉलम है ना, कॉलम का जो रेफरेंस है और एड्रेस है ये आपका क्या है? एब्सोल्यूट है, और जो आपका रो का एड्रेस है ये क्या है? आपका रिलेटिव है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। जहाँ पे आपका जो ये A है यहाँ पे डॉलर लगा इसके साथ, इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉलम का एड्रेस है वो एब्सोल्यूट है और रो आपकी 4 है, तो ये क्या है? आपका रिलेटिव है। अगर आपने इस पर्टिकुलर सेल की लोकेशन को आपने कॉपी करके कहीं और पेस्ट किया तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपकी कॉलम है वो तो फिक्स्ड रहेगी लेकिन आपकी जो रो नंबर है वो चेंज हो जाएगी। तो मान लो आप इसे कॉपी करते हो किसी और सेल में, तो अगर मान लो वो रो नंबर आपकी 3 है तो वहाँ पर ये तो A ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपकी अगर मान लो आपने इसमें क्या है B2 में आपने किया ऐसे कॉपी B2 में, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा? डॉलर, अगर आपने डॉलर लगाया हुआ था यहाँ पे तो वहाँ पे $A और ये क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे मान लो 2 बन जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो मतलब आपकी रो नंबर चेंज हो जाएगी लेकिन कॉलम नंबर फिक्स रहेगा। और अगर बात करो इसकी तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपका जो कॉलम का एड्रेस है वो तो हो गया है रिलेटिव,
लेकिन जो आपका रो का एड्रेस है वो बन गया है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे अगर आप कॉपी करते हो इसे और कहीं पेस्ट करते हो तो मान लो ये इस तरीके से बन सकता है $4 $4, मतलब आपका जो रो नंबर है फिक्स्ड रहेगा लेकिन कॉलम नंबर आपका वेरी करता रहेगा, कॉलम का एड्रेस चेंज होता रहेगा लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसका ध्यान रखना। क्लियर हो गया? यहाँ मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं, रिलेटिव भी, एब्सोल्यूट भी और मिक्स्ड भी। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर था आपका बी। नेक्स्ट इज यहाँ पे डी आंसर है। लिनक्स क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ड्रॉप कैप आप लगाते हो शब्द पे। फिर है आपका कंप्यूटर, यहाँ पे आएगा आपका पावर पॉइंट। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज को कौन करता है आपका? यहाँ पे असेंबलर। नेक्स्ट इज एमएस वर्ड में हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का, मेल को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट आएगा। एसक्यूएल के लिए क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज एक्सेल में यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? मिश्रित सेल संदर्भ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स की। फर्स्ट इज द कैशे इज़ अ स्मॉलर फास्टर मेमोरी विच स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। तो क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है? तो ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। कैशे मेमोरी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स के बाद, और इस मेमोरी के अंदर हम कौन सा डेटा रखते हैं? वो रखते हैं जिसे आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो। वो डेटा जो आप बार बार एक्सेस कर रहे हो उस डेटा को आप कैश मेमोरी के अंदर रखते हो, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा, ठीक है, ताकि आपको मेन मेमोरी में ना जाके कैशे मेमोरी से जल्दी से आपको डेटा मिल जाए। तो एक्सेस टाइम को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी का, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज द एंटायर वर्कबुक कैन नॉट बी सेव्ड एज अ वेब पेज। जो वर्कबुक होती है आपके एक्सेल के अंदर उसे हम वेब पेज की तरह सेव नहीं कर सकते, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, आप उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये ठीक बात है। यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर कई बार आपको यहाँ मिलता है रीडर और कई बार मिलता है रिकॉग्नाइजेशन, तो दोनों ही ठीक होते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन भी कई बार मिल जाता है और आपको रीडर भी मिल जाता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट इज इन वर्ड प्रोसेसिंग यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेजेस। ये टी नहीं आएगा, तो ये आप कर सकते हो। ऑड और इवन पेजेस के लिए आप डिफरेंट हेड और हेडर फुटर लगा सकते हो, तो ये भी आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेल्स विद इन अ कॉलम कैन हैव डिफरेंट विड्थ। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। सभी सेल्स की क्या होती है? सेम हाइट होती है, ठीक है। जितने भी सेल आपके होते हैं एक रो में उन सब की सेम हाइट होती है, और जितने भी आपके सेल होते हैं एक कॉलम में उनकी सेम विड्थ होती है। ये बात याद रखना, जितने भी आपके सेल्स होते हैं एक रो के अंदर उनकी क्या होती है? सेम हाइट होती है, और जितने भी आपके सेल्स होते हैं एक कॉलम में उनकी क्या होती है? सेम विड्थ होती है, सेम विड्थ होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अलग अलग सेल्स की जो कॉलम में होते हैं उनकी अलग अलग विड्थ होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज स्कैन्ड सिग्नेचर इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो इलेक्ट्रॉनिकली तो उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। वो आपके एक्चुअली में स्कैन सिग्नेचर ही तो होते हैं, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स आर रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स। मतलब टेम्पलेट्स जो होते हैं ना उन्हें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। टेम्पलेट्स को आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट फाइल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड। तो ये भी फॉल्स है। स्प्रेडशीट की फाइल को आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई और यूज़र उसमें चेंजेस ना करे, ठीक है। नेक्स्ट इज ई पेमेंट इज़ अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट देयर पेमेंट ऑनलाइन। तो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करके क्या होता है? आप फास्टर तरीके से पेमेंट कर सकते हो और ऑनलाइन ही उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी डिटेल्स कि आपने इस टाइम पर इस पर्सन को ये ट्रांजैक्शन करी थी, तो ये आपका तरीका है जिससे आप
फास्टेस्ट तरीके से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये भी क्या है, आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज डेटाबेस कैन कंटेन टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट। तो ये भी ट्रू है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं, क्वेरीज करते हैं हम टेबल्स के लिए, और फिर रिपोर्ट बनती है आपकी, ठीक है। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स कवर कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपके मैचिंग की, ठीक है। ये काफ़ी आसान होती है बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर सामने मिल जाते हैं, आपको बस क्या करना होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना होता है। तो ये काफ़ी आसान होते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग दोनों ही आपके आसान होते हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, देखो डिवाइस ड्राइवर देखो क्या होता है। बेसिकली जब भी आप कोई न्यू डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, लेट्स सपोज आप कोई न्यू प्रिंटर लेके आए, आपने कोई साउंड कार्ड लगा दिया, फिर आप कोई न्यू माउस लेके आए, तो उस केस में आप देखते होंगे कि डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कई बार आपको डिवाइस के साथ सीडी वगैरह मिलती है, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं और मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो इसके आंसर बन सकते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर आपके होते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये आपके सिस्टम को हेल्प करते हैं कि वो उस डिवाइस के साथ अच्छी कंट्रोलिंग कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ई कॉमर्स क्या है, आप जानते हो जो आप बिजनेस करते हो ऑनलाइन उसे बोलते हैं ई कॉमर्स, मतलब कमर्शियल बिजनेस करना इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, इसे बोलते हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर जो राइट ऑप्शन हमें लग रहा है वो क्या है, आपका एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है क्या, ई कॉमर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट इज पी रोम, ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये पी रोम आएगा। पी रोम क्या होता है, पी रोम ये आपकी एक टाइप ऑफ रोम है, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी मतलब प्रोग्रामेबल, मतलब ऐसी रोम जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी भी ऑप्शन में है और क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी यहाँ पे ऑप्शन में है। तो यहाँ पे 3.3 का जो आंसर है वो बनेगा प्राइमरी मेमोरी। रोम और रैम आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज A1। A1 यहाँ पे क्या है, देखो A1 आपका जो है ना, ये एक सेल का एड्रेस है, और कौन सा सेल, आपके वर्कशीट में पहला सेल। A मतलब उसकी कॉलम और 1 मतलब उसका रो का नंबर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर बन जाएगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इन अ वर्कशीट। तो ऑप्शन नंबर जे इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज आपका 3.5 पिंग। तो पिंग क्या होता है आपका, पिंग एक आपका MS DOS कमांड होता है। पिंग इज MS DOS कमांड। ठीक है। तो बेसिकली इस पिंग कमांड का इस्तेमाल करके हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वो क्या नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर नहीं है, मतलब वो नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर मुझे किसी और कंप्यूटर पे कुछ डेटा सेंड करना है या फिर किसी नेटवर्क डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन बनाना है, वो कनेक्शन बना है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पिंग कमांड का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा 3.5 का। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर के। डॉस कमांड है ना ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के बनेगा। नेक्स्ट इज VI क्या होता है, तो VI आपका होता है एडिटर होता है ये, ठीक है। ये आपका होता है एडिटर, इसे हम यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर। तो ये आपका है लाइन एडिटर। ऑप्शन नंबर M इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट आपका एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेल में, और इसका मेन काम क्या होता है, जो आपके एम्प्टी सेल है ना उसे इग्नोर करता है, और जो नॉन एम्प्टी सेल है उन्हें काउंट करता है। तो ये काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल्स को, काउंट। तो यहाँ पे इसका आंसर है I। नेक्स्ट इज कोरियर क्या है, कोरियर यहाँ पे क्या है आपका एक फॉन्ट का टाइप है, जैसे कि एरियल ब्लैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन होता है, उस तरीके से आपका कोरियर क्या है, फॉन्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नाउ मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे जो मुझे आंसर लग रहा है वो आपका लग रहा है कौन सा,
मेल मर्ज, बिकॉज मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम मेन डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 3.10 पोर्ट क्या होता है। देखो पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हो। आप देखते हो यूएसबी केबल लगाते हो, आप किसी पोर्ट में लगाते हो ना, उस पोर्ट से क्या होता है वो यूएसबी केबल आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ जाती है और आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। तो पोर्ट आपका एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर के कोई डिवाइस के साथ, मतलब कोई भी डिवाइस है आपका, उसके कनेक्शन क्रिएट करता है कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बात करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पे फिलअप से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो देखो पहला क्या है, द एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम्स आर एक्सेसिबल बाय द सीपीयू थ्रू। जो आपके एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम है वो सीपीयू कैसे एक्सेस करता है, तो वो करता है आईओ मॉड्यूल से, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं उन डिवाइसेस को ताकि वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो किस मेमोरी का एग्जाम्पल होती हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी है और यहाँ पे इंटरनल भी है, तो यहाँ पे इसका आंसर है एक्सटर्नल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर जी इज़ करेक्ट। यहाँ पे इसका आंसर ई था, नेक्स्ट आंसर इज जी। इंटरनल नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है, बाहर से आप इसे लगाते हो। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स an analog carrier signal to encode digital information and also demodulates such a carrier signal to decode the transmitted information। तो एनालॉग से आपके डिजिटल में कन्वर्ट करना एंड फिर दोबारा से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये काम कौन करता है, आपका मॉडेम करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे एक मिनट, इसका आंसर बनेगा मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेव एज डायलॉग बॉक्स इज ओपन बाय प्रेसिंग विच की। सेव एज डायलॉग बॉक्स को आप किस की के साथ ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, F5 और F12। तो सेव एज के लिए हम F12 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर एच इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद विच जनरेशन। तो आप जानते हो कंप्यूटर की टोटल कितनी है, 5 जनरेशन हो चुकी है अभी तक और इस वक्त हम काम कर रहे हैं 5th जनरेशन में। तो यहाँ पे AI का इस्तेमाल किया गया है आपकी 5th जनरेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। Next is the computer that includes the functionality of both analog and digital is called dash computer। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर एम इज़ करेक्ट। Next is dash is the rapid display of the sequence of images to create an illusion of movement। मतलब बहुत सारी इमेजेस को सीक्वेंस में लगा के उनको इस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं हमारे सामने कि हमें लगता है कि वो मूवमेंट कर रही हैं। एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता है, वो होता है इल्यूजन, ठीक है। तो वो हम करते हैं किसके थ्रू, आपके एनिमेशन के थ्रू, ठीक है। एनिमेशन में यही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, डेटा आइटम्स ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पस। जब आप काफ़ी सारे डेटा आइटम्स को एक साथ कलेक्ट करके ग्रुप बना देते हो तो क्या बनता है, तो बनता है रिकॉर्ड, ठीक है। आपने देखा है आपकी क्लास के सभी बच्चों का डेटा एक रजिस्टर में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन द लॉजिकल सीक्वेंस। डेटा को अरेंज करना एक सीक्वेंस के अंदर, उसे आप क्या बोलोगे, मतलब डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, इसे बोलते हैं सॉर्टिंग करना। अब चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया कि ये टेक्स्ट के लिए क्या है, आपके अलग अलग इफेक्ट है। शिमर करना, स्पार्कल टेक्स्ट करना, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड करना। तो यहाँ पे 4.10 के लिए आपके पास क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एल इज़ करेक्ट। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ पे हिंदी में सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से इसका फ़ायदा ले लेना। तो यहाँ पे आपके पार्ट 2 का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट 2 में आपको कोई 4 क्वेश्चन करके आने होते हैं 5 में से।
तो यहाँ पे ए पार्ट देखो क्या है फिफ्थ का, कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है, मतलब वो डेटाबेस जो रिलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशंस को हम बोलते हैं टेबल्स, जिसके अंदर आपके रोल्स और कॉलम्स, जिन्हें हम बोलते हैं टपल्स, और एट्रीब्यूट्स का यूज़ यहाँ पे होता है, उसे एक्सप्लेन करोगे आप। यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या होती है यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है, और डिग्री क्या होती है। इसके अलावा एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक वो लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करके आप डेटाबेस से क्या करते हो, अपने आंसर्स को रिट्रीव करते हो। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी के लिए कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए है। अगर आपको इन कन्वर्जन्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको इन सभी का सलूशन करवा दूँगी कल वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर किसी को भी कन्वर्जन्स में कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ पे आपके फ्री के नंबर होते हैं 5 नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को इन कन्वर्जन्स में कोई दिक्कत है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना होता है, ये आपका हेक्सा टू ऑक्टल है, कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। काफ़ी आसान है ये। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक और नॉट नल, और फॉरेन की क्या होती है, वो की जो किसी टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है, उस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है, और किसी और टेबल को जिसको वो रेफरेंस कर रही है वहाँ पे वो सिंपल एक कॉलम है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन की। तो काफ़ी अच्छा होता है इसके बीच में एग्जाम्पल देना, आसान है। नेक्स्ट इज लिंक्ड ऑब्जेक्ट और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बताएंगे आप। नेक्स्ट सेल क्या होता है, सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका रो एंड कॉलम, और कैसे इसे रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोनो स्पेस्ड एंड प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट, आसान है ये भी। नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप क्या होता है और डिस्क डी फ्रेगमेंट क्या होता है, ये भी आसानी से बता सकते हो आप। इसके बाद या हिंदी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है कंपेयर द 3 ट्रेडिशनल डेटा मॉडल्स। तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल को आप बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे है लिनक्स की क्या एडवांटेज है ओवर विंडोज़। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है लिनक्स का आपकी विंडोज़ पे। इसके अलावा ये मल्टीटास्किंग कर सकता है और बहुत सी फैसिलिटी होती है आपके लिनक्स में। यहाँ पर आप कमांड का इस्तेमाल करके टर्मिनल के थ्रू कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा OS क्या होता है और इसके क्या मेन पर्पस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र और द हार्डवेयर, और इसका मेन पर्पस क्या है, ये आपके सिस्टम के मेन कंट्रोलिंग को संभालता है, जैसे कि आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, आपकी फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, और मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव। कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी और आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, इसके अंदर आपका रैम और रोम आ गया, और आपकी एक्सटर्नल मेमोरी में आपकी आ गई हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, CD रोम, ये सब चीज़ें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेल मर्ज। तो मेल मर्ज आप जानते हो, एक ऐसा ऑप्शन जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक ही बारी में मेल सेंड कर सकते हो। यहाँ पे इसके स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हो, आसान सा है ये भी। एक्सप्लेन हाउ रेंज नेम इज़ डिफाइंड एंड यूज्ड इन द स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आप रेंज जानते हो किस तरीके से लिखते हैं। मान लो C9 से लेके आपको D12 तक की रेंज चाहिए, तो इस तरीके से हम करते हैं रेंज। यहाँ पे कॉलन से आप इसको सेपरेट करते हो, ये आपका स्टार्टिंग सेल एड्रेस है, ये आपका एंडिंग सेल एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो क्या है, 8th क्वेश्चन में आपका डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड चार्ट एंड चार्ट शीट में क्या डिफरेंस है, लेजेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो साइड में होता है ना बताने के लिए कि भाई रेड कलर क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, ये आपके लेजेंड्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है इसको। फिर यहाँ पे है एनिमेट टेक्स्ट कैसे इंक्लूड करना है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स कैसे इंक्लूड करने हैं, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर आपके सोर्स कोड को एक ही बारी में इन वन गो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं दोनों। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन हैंड आउट मास्टर एंड स्लाइड मास्टर, ये आपका क्वेश्चन है पावर पॉइंट से। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटो कंप्लीट एंड ऑटो फिल फीचर इन MS एक्सेल। ऑटो कंप्लीट अलग होता है और ऑटो फिल क्या होता है, जिस तरीके से आप नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है एरो, उसे खींच के लेके आते हो नीचे एक्सेल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो फिल। और यहाँ पे ऑटो कंप्लीट एक अलग कंसेप्ट है।
इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लो, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन टूल इन एक्सेल। डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं इन एक्सेल, आपको उनके बारे में बताना है और उनके फीचर्स बताने हैं, कोई 2 फीचर्स। फिर कैश मेमोरी क्या होती है, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ये प्राइमरी मेमोरी से कैसे डिफरेंट है। प्राइमरी मेमोरी से ये डिफरेंट है बिकॉज ये CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी से इसका जो एक्सेस टाइम है वो कम होता है, मतलब ये फास्टर है प्राइमरी मेमोरी से, और यहाँ पर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को रखा जाता है। नेक्स्ट, हाउ डू प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हेल्प इन मॉडर्न बिजनेस सिस्टम ऑपरेशंस, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन ई लर्निंग। तो देखो आज की लैंग्वेज में कोरोना के बाद आप देख रहे हो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। स्पेशली पढ़ाई तो आपकी ऑनलाइन चल रही है, तो वहाँ पे आपकी PPTs का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स पढ़ाने के लिए, जिससे आप एनिमेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को करेक्ट कंसेप्ट पढ़ा सकते हो, ठीक है। और मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके हम अपनी लर्निंग को और भी इन्हांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर से पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, इन डिटेल में आपको इनके आंसर्स लिख के आने होंगे। और यहाँ पे हमारा जो M1R4 है इसका गेस्ट पेपर हो गया कंप्लीट। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगी और बात करूँगी यहाँ पे M2R4 के पेपर के बारे में, इसे भी हम फास्ट कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके दोनों पेपर्स के जो आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम M2R5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है, 1 मिनट देना, ये आपका है MCQ का क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हेन द इंटरनेट बिगेन एज ARPANET इन 1969। आप जानते हो इंटरनेट का जो प्रेडिसेसर है वो है आपका ARPANET, मतलब ARPANET ही आपका इंटरनेट का जनक है, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो पहली बार ARPANET कैसे बना, यूज्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, नो। यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूज्ड बाय स्पेस रिसर्च ग्रुप, या फिर यूज्ड बाय शेयर मार्केट। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पहली बार USA के डिफेंस डिपार्टमेंट ने जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया था उसका नाम दिया गया था ARPANET। और ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं और ईयर भी, किस ईयर में ARPANET बना था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज IP एड्रेस इन IPv4। IPv4 के अंदर IP एड्रेस कितने बिट्स या फिर बाइट्स का हो सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपसे बाइट्स पूछे, इसकी लेंथ बाइट्स में, तो आप ये दोनों याद कर लेना। IPv4 के अंदर देखो 2 टाइप्स होते हैं IP एड्रेस के, एक है आपका IPv4 पहला, और सेकंड है IPv6। मतलब क्या है इसका, IP का वर्जन 4, IP का वर्जन 6, V मतलब वर्जन, ठीक है, वर्जन। अब यहाँ पे जो आपका IPv4 एड्रेस है ना, ये आपका होता है 32 बिट्स का, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 4 बाइट भी लिख सकते हो, क्लियर हो गया। और जो आपका IPv6 है वो 128 बिट्स का होता है, और इसे आप क्या लिख सकते हो, तो इसे बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप बिट्स को डिवाइड कर दे करो 8 से, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो अगर मुझे इन बिट्स के अंदर कितने बाइट्स निकालने हैं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका 6, तो मतलब 16 बाइट्स, ठीक है। 16 जो बाइट्स होती हैं उतनी बाइट्स लगती हैं आपको IPv6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 4 बाइट्स में आप रिप्रेजेंट कर देते हो IPv4 एड्रेस को, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर है 4 बाइट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हो आपको इस क्वेश्चन के साथ अलग से भी आपको पॉइंट्स बता दिए, ताकि अगर आपसे नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेंगे तो आप बता सकते हो। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ PDF में आंसर लिख के नहीं दिए, बिकॉज मैं अगर आपको ऐसे पढ़ाऊंगी आंसर्स तो आपको मैं कुछ और चीज़ें बता पाऊंगी, तो आपकी और भी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बताया है, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का ये वाला, कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गूगल आप जानते हो सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा, ओपेरा और याहू सर्च। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो C है वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ओपेरा क्या है आपका वेब ब्राउज़र, आप जानते हो ओपेरा मिनी,
ठीक है, बहुत ही पॉपुलर था अपने टाइम पर ये ब्राउज़र। तो यहाँ पे इसका आंसर है वेब ब्राउज़र, ये आपका सर्च इंजन नहीं होता है। नेक्स्ट इज वेयर डज द टाइटल ऑफ अ वेब पेज अपीयर व्हेन इट इज़ ब्राउज्ड। वेब पेज का जो एड्रेस है वो कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो आपका होता है एट द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउज़र। ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर आपको, जैसे कि आपका एड्रेस बार है ये रहा, तो यहाँ पे आपको इसका एड्रेस दिखाई देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्रोटोकॉल ऑफ ईमेल। ईमेल के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है, तो वो है आपका SMTP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, फुल फॉर्म ऑफ SMTP। और एक चीज़ और, SMTP का इस्तेमाल करके आप सिर्फ मेल को भेजते हो, मेल को रिसीव करने के लिए 2 अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपका वो पता है तो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट में आई एक्सपेक्ट कि आप इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट इज एन FTP साइट इज़ ऑल्सो नोन एज। FTP साइट को आप एक और नाम से जानते हो, और वो क्या है, तो वो है आपका FTP सर्वर, ठीक है। जो आपकी FTP साइट है वो बेसिकली एक सर्वर है जो कि आपका इंटरनेट से क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर हो गया। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, अगर हमें फ़ाइल को ट्रांसफ़र करनी है किसी वेबसाइट की फ़ाइल्स को, ताकि वो पब्लिश हो सके ऑन द इंटरनेट, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ स्माइली यूज्ड फॉर ऑन द इंटरनेट। स्माइली का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पंक्चुएशन के लिए, एक्रोनियम के लिए, इमोशन या फिर आइकन। तो ये आपका इमोशन के लिए यूज़ करते हैं इसको ऑन द इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच टैग इन HTML इज़ यूज टू जनरेट डेटा सेल इन टेबल। देखो टेबल के अंदर आपके एक होता है TR, टेबल रो के लिए, एक है आपका TD, टेबल डेटा के लिए, ये आपका टेबल टैग है टेबल को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपके ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टैग्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपसे बात करिए डेटा के बारे में, तो वो होता है आपका TD, टेबल डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेम ऑफ द वेब सर्वर। तो यहाँ पे अपाचे एक सर्वर होता है, IIS आपका एक सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट PWS भी सर्वर है, लेकिन मोज़िला आपका क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। तो ये आपका आंसर बन गया ये वाला, ये आपका है वेब ब्राउज़र, ना कि वेब सर्वर, ठीक है। ये क्लाइंट है ना आपका बेसिकली। देखो अगला, व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर वेब पब्लिशिंग। देखो वेब पब्लिशिंग मतलब क्या होता है, वेब पर आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, इसको आप ये बोल सकते हो कि ऑनलाइन पब्लिशिंग करना। तो इसके लिए एक अलग टर्म क्या होगी आपकी, अपलोडिंग। मतलब आप वेब पर कुछ पब्लिश कर रहे हो तो कुछ अपलोड तो कर रहे हो ना, ठीक है। अगर देखो बात करें पब्लिश करना मतलब क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को इंटरनेट पे डालना चाहते हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप देखो अपलोडिंग का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे हो, उनके जो वेब पेज है उन्हें अपलोड कर रहे हो, उनका जो कंटेंट है उसे अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको अपने कंटेंट को पोस्ट करना है इंटरनेट पे ऑनलाइन, तो उसको आप बोलते हो अपलोड करना। और अगर डाउनलोड की बात करेंगे तो आपको अगर जो कंटेंट ऑनलाइन दिख रहा है उसको अपने सिस्टम पे लेके आना है क्लाइंट पे, तो हम करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे वेब पब्लिशिंग का मतलब हो जाएगा अपलोडिंग करना। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने MCQ डिस्कस कर लिए, यहाँ पे हिंदी में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना और आंसर लगा लेना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे ट्रू फॉल्स की। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला क्या है देखो, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग इज़ द फंडामेंटल रिलेशन of computer on the net or any network in which one computer act as a client by remotely connecting to the another computer act as a server। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आप सब लोग जानते हो कि हम जो वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो होता है आपका क्लाइंट, और जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो होता है आपका वेब सर्वर। और वेब सर्वर आपका एक बहुत ही हाई कैपेबिलिटी का, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का एक आपका सिस्टम है जिसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है, और वो आपके आंसर्स को, इंफॉर्मेशन को विद इन माइक्रो सेकेंड्स निकाल के दे देता है, ठीक है। बिकॉज उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज़ डोमेन नेम विल चेंज इफ़ अ सिस्टम IP एड्रेस चेंज। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है।
आप जानते हो DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसका इस्तेमाल करके आप डोमेन नेम को कन्वर्ट करते हो IP एड्रेस में और IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हो डोमेन नेम में। तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस के लिए डोमेन नेम बनाए गए हैं। जैसे कि गूगल के लिए आपका एक डोमेन नेम है गूगल, इसके लिए भी आपका एक IP एड्रेस होगा, बिकॉज हम यूज़र्स को डोमेन नेम याद करने में आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू IP एड्रेस। ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। IP एड्रेस के साथ जैसे ही वो चेंज होगा आपका डोमेन नेम बदल जाएगा। नेक्स्ट इज फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस। तो बिल्कुल ठीक बात है, फायरवॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को एक्सटर्नल एक्सेस से बचा सकते हो। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, XML is a cross-platform software and hardware independent tool for transmitting information over the net। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सारे ही ट्रू है, वेरी गुड। देखो XML जो है वो आपका है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल है। आप इसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट ट्रांसमिट कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जस्ट एज HTML XML ऑल्सो यूजेस प्री डिफाइंड टैग्स। तो ये आपका फॉल्स है, बिकॉज HTML की तरह XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। डिपेंड करता है आपको किस लिए XML डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर टैग्स यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड होते हैं टैग्स। कैसे होते हैं, यूज़र डिफाइंड, प्री डिफाइंड यहाँ पे नहीं होते हैं। और एक चीज़ और, HTML आपका होता है केस इनसेंसिटिव, लेकिन XML क्या होता है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है आपका, XML। नेक्स्ट इज IP ओनली अलाउज द फिक्स्ड पैकेट साइज। IP सिर्फ फिक्स्ड पैकेट साइज को अलाउ करता है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिफ़ॉल्ट साइज नहीं होता IP के लिए। ये क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम 20 बाइट्स टू आपका 65535 बाइट्स, 65535 बाइट्स। इस रेंज में आपके IP के पैकेट का साइज हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आपका मिनिमल जो हेडर साइज है वो इंक्लूड है। अब देखो नेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट इज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज दैट कैन बी रीड इन ट्रांजिट बाय एनीवन। तो ये फॉल्स है। अगर आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया है, मतलब उसको आपने एल्गोरिथम लगा के ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जैसे बोलते हैं कूट भाषा, साइफर टेक्स्ट उसे ही कहते हैं, जो कोई भी रीड ना कर पाए। बट यहाँ पे लिखा है कि कैन बी रीड बाय एनीवन, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जिसे सेंडर और रिसीवर ही समझ पाए, बाकी कोई भी नहीं बीच में। ठीक है, अब देखो, मेटा सर्च इंजन आर सर्च इंजन टूल्स दैट पास द क्वेरीज टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 सर्च इंजन। तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि 6 ही सर्च इंजन को आपकी क्वेरी भेज सकते हैं एट मैक्सिमम, वो कितने भी सर्च इंजन को भेज सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मेटा सर्च इंजन क्या करते हैं, डायरेक्टली डेटा को सर्च नहीं करके वो अलग अलग सर्च इंजन को आपकी जो भी क्वेरी से सेंड कर देते हैं और वहाँ से डेटा लेके आते हैं। Telnet is a network protocol used on the internet to provide a bi-directional interactive text-oriented communication via virtual terminal connection। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। Telnet का इस्तेमाल करके आप वर्चुअली अपने टर्मिनल से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट HTML एलिमेंट्स। जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स को रीड और राइट कर सकती है। तो ये क्या है आपका, एकदम ट्रू है। ये आपका ट्रू हो गया और ये भी आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ तक हमने सारे ट्रू फॉल्स कर लिए। यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, आप इन्हें रीड आउट कर लेना। अब देखो हिंदी में पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मैचिंग है, तो यहाँ पे पूरी तो नहीं आ पाएगी एक बारी में, तो हम इसे कर लेंगे। फर्स्ट इज 3.1 सर्च फाइल्स ऑन द FTP सर्वर। FTP सर्वर पे फाइल को सर्च कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए वो आपका है आर्ची। तो आर्ची आपका है क्या है, सर्च इंजन। क्या है ये, सर्च इंजन। इसका इस्तेमाल करके आप FTP सर्वर पे अपनी फाइल्स को सर्च कर सकते हो। और आप सब लोग जानते हो कि आर्ची जो है ना वो आपका पहला सर्च इंजन है, ये आपका फर्स्ट सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र।
ठीक है, एक नेटवर्क पर मैक्सिमम कितना डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और यहाँ पे क्या था आपका ऑप्शन नंबर जे, आरजी आपका ऑप्शन नंबर जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिड्यूस साइज ऑफ द फाइल। फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें इसका आंसर बनता है पीके जिप। देखो पीके जिप क्या है? आपका एक फाइल आर्कीविंग कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके आप फाइल के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो, और इसी की वजह से आपका जो जिप फॉर्मेट है, जिप फाइल फॉर्मेट, वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाद में। ठीक है, तो ये जो आपका पीके जिप है ये आपके MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था इन 1989। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एल। नेक्स्ट इज 3.4, यहाँ पे एल है। ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है वो बनेगा आपका डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया डिजिटली, इट मीन्स वो ऑथेंटिकेशन मिल गई कि ये आप ही ने भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सी ईथरनेट की टेक्नोलॉजी है? तो इसका आंसर है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये आपकी ईथरनेट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला देखो, बिजनेस ओवर द इंटरनेट। इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ओवर द इंटरनेट रन कर रहा है? तो आपका अमेज़न है। आप जानते हो अमेज़न, जिस पे आप शॉपिंग करते हो बहुत सारी। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 3.7, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। कौन यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन कर लेता है? तो कौन करता है? हैकर ही तो करता है। हैकर क्या करता है? आपके सिस्टम को आपके परमिशन के बिना एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल। किस प्रोग्राम कोड को जो हम फ्रीली अवेलेबल देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओपन सोर्स, जैसे कि लिनक्स हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब सर्वर। ठीक है, पब्लिश कंटेंट ऑन द वेब सर्वर, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑथरिंग टूल्स का। ऑथरिंग टूल्स का इस्तेमाल करके आप वेब सर्वर पर कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर एच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो वो क्या है? आपकी XML की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सारे जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें कर लिया, और कुछ ऑप्शंस देखो आपके होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं ये, जैसे कि OL दे दिया आपको, यहाँ पे SMTP दे दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये आपके एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या है आपका? मैक्स आर द कीड डैश दैट क्रिएट अ कंप्रेस्ड डाइजेस्ट फ्रॉम द मैसेज एडेड विद द की। तो देखो पहले मैक्स क्या होता है ये समझ लो। यहाँ पे ये मैक वाला मैक नहीं है, मैकबुक नहीं है ये, इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स। ये फुल फॉर्म है आपके मैक्स की। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है? ये आपके होते हैं हैश फंक्शंस। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं पहले। एम इसका आंसर है। हैश फंक्शन होते हैं ये। ठीक है, जिसका मेन काम क्या है? ये दो इनपुट लेते हैं, अलग अलग इनपुट। पहला होता है आपका मैसेज, दूसरा आपका होता है एक सीक्रेट की। ठीक है, और इसके बाद ये फिक्स्ड साइज़ के आउटपुट को बनाते हैं। और इसका मेन गोल क्या होता है कि देखो प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है कि जो आपने आउटपुट बनाया है वही सेम आउटपुट कोई दूसरा पर्सन बना दे बिना सीक्रेट की जानकारी के। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इसका काम होता है कि जो आपने सीक्रेट की यूज़ करी है, इसके लिए उस की के साथ उस मैसेज को अगर आप जोड़ोगे तो एक यूनिक ही आप आउटपुट को बना पाओगे। ठीक है, और कोई दूसरा एग्जैक्टली सेम आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका हैश फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज 4.2, एन डैश डॉक्यूमेंट इज अ कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम रिट्रीव्ड बाय द क्लाइंट एंड रन एट द क्लाइंट साइड। तो एक कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एक कॉपी होती है प्रोग्राम की, जो क्लाइंट रिट्रीव करता है और क्लाइंट साइड पर रन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर एच, वेब डॉक्यूमेंट। आप देखते हो जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन दिखता है उसको जब आप डाउनलोड करते हो तो वो आपको एक कॉपी ही मिलती है उस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, जो आप क्लाइंट साइड पे रन करते हो। नेक्स्ट इज 4.3 है। इसका आंसर क्या होगा? देखो पहले
इसका तुमने एच लिख दिया, हाँ ठीक है। अब देखो 4.3 डैश इज द मेन प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, WW और W। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा को एक्सेस करने के लिए आप किस मेन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो? आप सब लोग जानते हो, इसका आंसर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आपका मेन प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा को एक्सेस करने के लिए। और अगर यहाँ पे S लगा देंगे तो इस S का मतलब क्या होगा? सिक्योर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर J। नेक्स्ट 4.4 डैश कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर, क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड इंटरप्रेटर्स। किसके पास 3 क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? आपके कंट्रोलर, क्लाइंट प्रोग्राम्स और इंटरप्रेटर। तो वो आपका होता है वेब ब्राउज़र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप जानते हो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल करके आप वेब सर्वर के साथ इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर पाते हो। और इसी के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोलर, क्लाइंट प्रोटोकॉल या फिर क्लाइंट प्रोग्राम्स कह सकते हो, और इंटरप्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.5 डैश अलाउज नेगोशिएशन टू सेट ट्रांसफर कंडीशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर बिफोर एंड ड्यूरिंग द यूज ऑफ द सर्विस। तो इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स। आपके इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स में किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज अ TCP कनेक्शन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। TCP कनेक्शन मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा को सेंड करने से पहले आपके रिसीवर के साथ कनेक्शन को बनाता है। तो उसमें 3 फेज़ होती है। कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट करना, फिर कनेक्शन को बनाने के बाद हम क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर एंड में कनेक्शन को टर्मिनेट या फिर ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट आपका फर्स्ट फेज़, सेकंड डेटा ट्रांसफ़र और थर्ड आपका कनेक्शन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर F। ठीक है। और जो आपका TCP कनेक्शन है वो आपका होता है रिलायबल कनेक्शन। ठीक है, मतलब ये विश्वसनीय कनेक्शन है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई और इंटरप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज अ डैश मैपिंग मेथड दैट फाइंड्स अ फिजिकल एड्रेस गिवन अ लॉजिकल एड्रेस। मतलब लॉजिकल को आप IP एड्रेस भी बोलते हो। ठीक है। और फिजिकल एड्रेस को आप मैक एड्रेस भी कहते हो। मैक एड्रेस को भी आप फिजिकल एड्रेस कहते हो। तो देखो, अगर आपको IP एड्रेस दे दिया जाए और उसे कन्वर्ट करना है मैक एड्रेस में, तो इसके लिए आप ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। और ये एक डायनामिक मैपिंग मेथड है, मतलब डायनामिकली ऐसा होता है। ठीक है। और अगर बात करूँ, अगर मैं आपको दे दूँ फिजिकल एड्रेस को अगर आपको कन्वर्ट करना है IP एड्रेस में, तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को लिखेंगे विद उसकी फुल फॉर्म। ARP के लिए होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो इसके लिए क्या होता है और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट इज 4.9 a dash is an application program that uses the services of ICMP Internet Control Message Protocol to test the reachability of a host। हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर। इसका आंसर है पिंग, ऑप्शन नंबर के। देखो, पिंग क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो ICMP की सर्विस को यूज़ करता है और ये टेस्ट करता है कि क्या उसकी जो रीच है वो होस्ट के साथ बन रही है, या जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही। ठीक है। नेक्स्ट इज 4.10 डैश इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पे आपसे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस में जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर A, ओरेकल। ओरेकल आपका एक डेटाबेस है और ये आपका रिलेशनल, मतलब इसमें टेबल्स का इस्तेमाल होता है। ये आपका रिलेशनल डेटाबेस है। टेबल्स को आप रिलेशंस भी कहते हो। अब यहाँ पे हिंदी में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप इन्हें डिस्कस कर लेना। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आपके वही 4 क्वेश्चन करने हैं आपको यहाँ पे। फर्स्ट इज OSI मॉडल क्या है? ठीक है। OSI मॉडल इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ पे 7 लेयर्स होती है आपकी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, हर लेयर का अपना अपना एक काम होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट एन HTML प्रोग्राम सेगमेंट टू प्रिंट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे आप जानते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL टैग का और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं OL टैग का। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है, प्रोग्राम सेगमेंट देना है जिससे आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सको। ठीक है, तो सिंपल सा है, पहले आप बता देना अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है। इसको आप बोलते हो बुलेटेड लिस्ट, और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में आप नंबर्स इस तरीके से 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, या फिर आप करेक्टर्स ABC कर सकते हो, कैपिटल भी हो सकते हैं करेक्टर आपके, ऐसे कर सकते हो। और UL में आपकी बुलेट्स आएंगी, तो आपकी एक होती है आपकी फील्ड सर्कल, स्मॉल सर्कल्स, एक आपका होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल। ठीक है, ये आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे बोलते हैं डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बुलेट मिलता है आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो होता है डिस्क। तो मैं यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इन्हें नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपको इनमें एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल सिंपल दे दोगे आप। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ नीचे की साइड। ठीक है, अभी रुक जाओ, बताएंगे अभी एंड में देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज डिफाइन ई कॉमर्स, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन जो हम बिजनेस करते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सेंडर और रिसीवर जो भी आपका प्रोडक्ट बेच रहा है या खरीद रहा है, वो अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को ले आए, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स करना। और इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या फ़ायदा हुआ है इसका, क्या इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के बनते हैं, 5 5 5। नेक्स्ट, पॉप और IMAP। मैंने आपसे अभी पूछे थे कि ईमेल को रिट्रीव करने के कौन से 2 प्रोटोकॉल है, तो आपको यहीं पे इनके आंसर मिल गए हैं। पॉप आपका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इनका मतलब क्या है, ये होते क्या हैं, और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं पॉप के, आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP। TCP एंड UDP आपके 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसमें आपका TCP जो होता है वो आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल माना जाता है और UDP आपका अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कनेक्शन बनाया जाता है, और ये कनेक्शन लेस है। TCP की फुल फॉर्म है TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की यूज़र, यहाँ लिख देती हूँ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर बिटवीन TCP एंड UDP को कंपेयर करोगे यहाँ पे और बताओगे इनमें से कौन सा यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच द नेम ऑफ द OSI नेटवर्क लेयर, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द होस्ट यूजिंग द OSI लेयर विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे OSI की नेटवर्क लेयर के बारे में बताना पड़ेगा और ब्लॉक डायग्राम के बाद आप बताओगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द 2 होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन एक सर्च इंजन होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सर्च ना करके अलग अलग सर्च इंजन के रिजल्ट्स को आपको दिखाता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है डॉग पाइल, info.com। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके मेटा सर्च इंजन के। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज ई कॉमर्स, हाउ इट इज़ इनकॉपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो अपने आप से। हाउ टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स यूजिंग FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर का इस्तेमाल करके आप कैसे फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज मैंने पढ़ाई भी हुई है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे आप जानते हो एक ही सिंगल केबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज बैकबोन केबल। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी की तरह होती है लेकिन इसके दोनों एंड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर टोकन का इस्तेमाल करते हैं हम डेटा को पास करने के लिए। स्टार टोपोलॉजी में आप हब का इस्तेमाल करते हो, सेंट्रल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो और सारे डिवाइस इस हब से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट मेटा सर्च इंजन आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा वेब पेज का डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल्स, ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी भी वेब पेज को अगर फ़ोन में देखते हैं, अगर हम उसे टैबलेट में देखते हैं या फिर उससे हम लैपटॉप में देखते हैं, तो तीनों में उसका जो व्यू है वो कैसे आ रहा है, क्या उसकी हाइट और विड्थ कहीं पर ख़राब तो नहीं हो रही है, जो कंटेंट है विजिबल है या फिर नहीं है। तो वेब पेज को डिज़ाइन करते वक्त इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसे आप बोलते हो रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिज़ाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड कॉपीराइट इश्यूज़। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही था आपका 9th। देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर डी में कि इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी कितनी होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं ऑन द नेटवर्क वो कितनी प्राइवेट है, और कॉपीराइट का इशू। कई बार लोग क्या करते हैं, दूसरा कंटेंट ले लेते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे कॉपीराइट लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो गए। मैं आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपके 5th का बी पार्ट कि आपको अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए HTML प्रोग्राम का सेगमेंट देना है, तो वहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो किस तरीके से प्रोग्राम लिख के आना है, ठीक है। तो 5th का यहाँ पे सी पार्ट का सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, काफ़ी फास्ट दूँगी। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चन जो हैं उनको पॉइंट्स में लिख कर आना अच्छे से, और जहाँ तक हो सके एग्जांपल्स देना। और अगर फिगर बन सकते हैं, जैसे कि टोपोलॉजीज में, लैन, मैन, वैन में आप फिगर्स बना सकते हो, तो यहाँ पे पॉसिबल हो फिगर्स बना के आना, भले ही पेन से बना देना पर बनाना ज़रूर, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको यूज़ करना पड़ता है UL टैग को यूज़ करते हो। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसे हम बोलते हैं पहले बुलेटेड लिस्ट। क्या बोलते हैं? बुलेटेड लिस्ट। मतलब कंटेंट का कोई ऑर्डर नहीं होता यहाँ पे। तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं UL। LI टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम टैग, जो आपकी लिस्ट में आइटम है उसके लिए हम लिस्ट आइटम टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ हमने लिख दिया है कॉफ़ी, LI को बंद किया। नेक्स्ट लिख दिया है हमने यहाँ पे टी, नेक्स्ट लिख दिया मिल्क। तो इस तरीके से मैंने अपनी लिस्ट में 3 आइटम्स को डलवा दिया। और LI का मतलब यहाँ पे क्या है? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम आपके दोनों ही लिस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। आपकी एक लिस्ट और होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव या फिर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली UL टैग को बंद करना है, बस ऐसे ही आपको स्निपेट डाल के आना है। और फिर इसके बाद आप आउटपुट भी दिखा देना कि कैसे आउटपुट आएगा। तो देखो अगर आपने बुलेट को डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कौन सी आती है बुलेट? बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट आती है वो आपकी आती है डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी बुलेट की शेप होती है, बुलेट शेप, वो होती है आपकी डिस्क। और डिस्क कैसी होती है? देखो डिस्क आपकी ऐसी होती है, ये आपके स्मॉल ब्लैक सर्कल्स, ये आपके होते हैं डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा देख लो, आपको इस तरीके से मिलेगा आउटपुट। ये आपकी बुलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉफ़ी, यहाँ पे टी, और यहाँ पे लिखा होगा मिल्क। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देके आना है। और ऊपर आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है। अब सेकंड आपकी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। बस आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देके आना है एग्जाम में, छोटे छोटे कोड। अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं OL टैग का, और इसे हम बोलते हैं क्या? नंबर्ड लिस्ट भी इसे कहते हैं, नंबर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे आप देखो OL लिखो, फिर LI लिस्ट आइटम दोनों में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बुक्स, LI को बंद करना है। बंद करने के लिए आप यूज़ करते हो स्लैश का, इस तरीके से स्लैश। फिर नेक्स्ट इज LI, पेन लिख देते हैं यहाँ पे, LI को क्लोज करेंगे।
नेक्स्ट इज पेंसिल लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे ऑयल को आप यहाँ पे कितने भी आइटम लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल के लिए आप 3-4 लिख सकते हो आइटम्स। ऑयल को बंद किया, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट दिखाओगे आप कि आउटपुट में क्या आंसर मिलेगा आपको वेब पेज पे। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 इस तरीके से आपको मिलेगा बुक्स, पेन और पेंसिल। अगर यहाँ पे हम टाइप को डिफाइन करते, टाइप एट्रीब्यूट को डिफाइन करते, तो उसमें आप इस तरीके से अगर स्मॉल a लिखते तो आपके ये आते ऐसे A, B और C में। और अगर आप टाइप को ऐसे कर देते A कैपिटल, तो ये इस तरीके से आते A, B, C। अगर आप इसको करते इस तरीके से छोटा सा, तो आपका रोमन में आता, रोमन न्यूमरल्स स्मॉल वाले, ठीक है। और अगर आप इसे कर देते ऐसे कैपिटल रोमन, तो कैपिटल में आते, फिर 1, 2, 3। तो इसको आप डिटेल में कर सकते हो कि टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करके आप यहाँ पर भी आप बुलेट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है क्या डिस्क, आप चाहो तो टाइप की वैल्यू सर्कल लिख सकते हो, तो आपको सर्कल मिलेगा। एक मिनट देना ज़रा, सर्कल लिखोगे अगर आप तो आपको सर्कल मिलेंगे। अगर आप लिखोगे स्क्वायर तो आपको स्क्वायर बुलेट मिलेगी। टाइप एट्रीब्यूट आपके बुलेट के टाइप को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलती क्या स्क्वायर्स, ऐसे कॉफ़ी लिखा होता है, टी और मिल्क, और ये आपकी क्या है सर्कल्स है, और स्क्वायर्स आपके ये हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो इस तरीके से हमने स्मॉल एग्जांपल दे दिया ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी और क्लियर हो जाए। तो आई होप सो आपको आज की जो क्लास है जिसमें हमने सोल्यूशन डिस्कस किया है आपके गेस्ट पेपर का M1R4 और M2R4 के लिए, वो समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है अभी भी वो पूछ सकते हैं। कल हम डिस्कस कर लेंगे आपके M3R4 और M4 के आपके रिवीजन को, ठीक है। और इसी के साथ साथ कल आपको पाइथन भी मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलेंगे कल। ऑल द बेस्ट।